तो कैसे हैं आप सब, आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपना टारगेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मदद मिलेगी और आप एक एक क्वेश्चंस बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों, जिसके कारण आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना तो आप इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों इससे पहले मैंने चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों वास्तविक संख्याएं के फार्मूला की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों यह तो आपको पता ही होगा कि क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हल करना तो आपको फार्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आने वाले समय में मैं सभी चैप्टर्स के फार्मूला की वीडियो बनाने वाला हूं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इससे पहले मैंने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न की वीडियो बना दी है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं उन वीडियो को देखना तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुपद की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों बहुपद एक ऐसी गणितीय अभिव्यक्ति है जो चर जैसे x और अचर के धनात्मक पूर्णांक घातांक पदों के योग के रूप में लिखी जाती है। दोस्तों बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है px इक्वल टू an(xn) प्लस an-x⁻n-1 प्लस an-2 x⁻n-2 प्लस अप टू a2x प्लस a1x प्लस a0। दोस्तों जहाँ a0 a1 a2 a3 a4 अप टू an अचर संख्याएं हैं। दोस्तों जहाँ x कोई चर वेरिएबल है और n कोई धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर है। दोस्तों an नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि सबसे बड़ा घातांक का गुणांक शून्य नहीं होगा। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद की विशेषताएं। दोस्तों जिसमें पहली विशेषता है बहुपद का घातांक हमेशा धनात्मक पूर्णांक होते हैं। विशेषता नंबर 2 है बहुपद में चर के साथ केवल गुणा और योग का प्रयोग होता है। विशेषता नंबर 3 है बहुपद में ऐसे पद नहीं होते जिनमें चर के घातांक ऋणात्मक जैसे x⁻−1 हो, भिन्न जैसे 1/x या वर्गमूल जैसे √x हो। दोस्तों यह हमारी 3 विशेषताएं थी। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद की घात। दोस्तों किसी बहुपद की घात उस बहुपद में चर वेरिएबल पर लगे सबसे बड़े धनात्मक पूर्णांक घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। दोस्तों यदि बहुपद में एक से अधिक चर हों तो सबसे बड़े बहुपद में सभी घातांकों का योग उस बहुपद की घात होती है। दोस्तों उदाहरण नंबर 1 देखिए, 4x⁵ प्लस 3x⁵ माइनस 2x प्लस 7। दोस्तों सबसे जो बड़ा जो घातांक है वो कितना है 5, अतः इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी 5। उदाहरण नंबर 2 देखिए, x² प्लस 6x प्लस 8। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो घातांक है वो कितना है 2, अतः इस बहुपद की जो घात होगी वो कितनी होगी 2। यदि बहुपद में एक से अधिक चर हों तो सबसे बड़े पद में सभी घातांकों का योग उसकी घात होती है। दोस्तों उदाहरण नंबर 3 देखिए, 5x⁵ y² प्लस 6x² प्लस y² प्लस 5। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा घातांक है वो कितना है x⁵ y²। इन दोनों का योग करेंगे x⁵ प्लस y², 3 प्लस 2 अर्थात 5, अतः इस बहुपद की कितनी घात होगी 5। दोस्तों उदाहरण नंबर 4 और 5 का आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिए। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ।
दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद की घात के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है घात केवल चर के धनात्मक पूर्णांक पर निर्भर करती है। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 2 है स्थिरांक, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं स्थिरांक को। बहुपद की घात 0 होती है, स्थिरांक बहुपद की घात 0 होती है। उदाहरण देखिए 9, यह एक स्थिरांक अर्थात कांस्टेंट है, अतः इस बहुपद की घात 0 है। दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु नंबर हमारा 3 है शून्य, बहुपद 0 की कोई घात निश्चित नहीं होती। दोस्तों यह हमारे 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद का मानक रूप। दोस्तों बहुपद को चर की घातों को आरोही या अवरोही क्रम को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। दोस्तों हमें जो आंसर लिखना होता है वो हमें मानक रूप में लिखना होता है। दोस्तों उदाहरण देखिए 6y³ माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y²। यह दोस्तों हमारे पास कोई आंसर है, अगर इसका हमें मानक रूप में इसका अगर हमें आंसर देना हो तब क्या होगा 3 माइनस 5y माइनस 7y² प्लस 6y³। या हम इस आंसर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 6y³ माइनस 7y² माइनस 5y प्लस। दोस्तों इसमें जो ऊपर वाला आंसर है यह हमारा आरोही क्रम में लिखा हुआ है और दोस्तों नीचे वाला है वो अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। दोस्तों छोटे से बड़े की ओर अगर जाते हैं तो वह आरोही क्रम होता है और दोस्तों बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो वह अवरोही क्रम होता है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद के प्रकार। दोस्तों पदों की संख्या के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। दोस्तों जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। दोस्तों उदाहरण देखिए 3x² 7x5। दोस्तों अगला टाइप है हमारा द्विपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं, द्विपद बहुपद कहलाता है। दोस्तों उदाहरण देखिए 3 माइनस 5x 6x² प्लस 2x। दोस्तों हमारा अगला टाइप है त्रिपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाता है। दोस्तों उदाहरण देखिए x² माइनस 5x प्लस 6 y³ माइनस 5y प्लस 4। दोस्तों हमारा अगला टाइप है शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। उदाहरण देखिए इसका जो गुणांक है वो है शून्य है, इस प्रकार से भी इनके सभी गुणांक शून्य हैं, इसीलिए यह शून्य बहुपद कहलाता है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है घातों के अनुसार बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टाइप है रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है, रेखिक बहुपद कहलाता है। दोस्तों रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। दोस्तों जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। उदाहरण देखिए x प्लस 5 3x प्लस 2, इसकी जो घात है वो है 1, इसीलिए यह रेखिक बहुपद के उदाहरण है। दोस्तों अगला हमारा टाइप है द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है, द्विघात बहुपद कहलाता है। दोस्तों द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों उदाहरण देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 4 x² माइनस 5x। यह हमारा फर्स्ट उदाहरण है और यह हमारा सेकंड उदाहरण है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला टाइप लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला टाइप है त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों उदाहरण देखिए, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 0। उदाहरण नंबर 2 देखिए, 5x क्यूब प्लस 7x। दोस्तों हमारा अगला टाइप है चतुर्घात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 होती है चतुर्घात बहुपद कहलाता है। दोस्तों चतुर्घात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई और दोस्तों ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों उदाहरण देखिए, 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। दोस्तों उदाहरण नंबर 2 देखिए, 4x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी घात है वो 4 है, इसीलिए है चतुर्घात बहुपद है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, जिसमें हमारा पहला है रेखिक बहुपद। दोस्तों रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। दोस्तों और इसकी जो घात होगी वो 1 होगी, इसीलिए यह रेखिक बहुपद है। दोस्तों इसके जो शून्यक होंगे वो होंगे माइनस का b अपॉन ए, अर्थात माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। दोस्तों आप यह नोट कीजिए, अब मैं द्विघात बहुपद लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है द्विघात बहुपद। दोस्तों इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दोस्तों जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है। दोस्तों इसकी जो घात होगी वो होगी 2। दोस्तों माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। दोस्तों शून्याकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। दोस्तों अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा वो। दोस्तों यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तब द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा। दोस्तों हमें क्वेश्चंस में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा, तब हम इस फार्मूला में रख देंगे, तब हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए, मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं और उसे हल करके आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। दोस्तों इस फार्मूला में सुधार कीजिए, यहाँ पर प्लस आएगा। दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि द्विघात बहुपद के शून्याकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 5 तथा 3 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दी है तथा शून्याकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 दी है, तब द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तब दोस्तों हम इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। दोस्तों इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है त्रिघात बहुपद। दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। दोस्तों जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा और दोस्तों त्रिघात बहुपद की जो घात होती है वो 3 होती है। दोस्तों माना इसके शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा है, तब शून्याकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस का b अपॉन ए, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक। दोस्तों दो शून्याकों का गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा
बराबर होगा माइनस का c अपॉन ए, या हम कह सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। दोस्तों शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d अपॉन ए, या हम कह सकते हैं अचर पद अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। दोस्तों यदि किसी त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा हो तब त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। दोस्तों हमें क्वेश्चंस में इन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दी होगी और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और इसकी वैल्यू दी होगी और अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू दी होगी और हमसे पूछेगा कि त्रिघात बहुपद बताइए। दोस्तों इस फार्मूला पर मैं आपको एक क्वेश्चंस बताता हूं दोस्तों, तब तक आप यह नोट कीजिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूं। दोस्तों अभी मैंने दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर माइनस का c अपॉन ए बताया था। इसमें दोस्तों माइनस नहीं होता है, यह अपनी कॉपी में करेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों हमारा इस फार्मूला पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए, यदि शून्याङ्कों का योगफल दो शून्याङ्कों के गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्याङ्कों का गुणनफल क्रमशः -1, 2 तथा 3 है तब त्रिघात बहुपद बताइए। दोस्तों शून्याङ्कों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है माइनस का 1। दो शून्याङ्कों का गुणनफलों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो वैल्यू दी है वो दी है 2। दोस्तों शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी है 3, तब त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, यह हमारा फार्मूला है। हम इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे, तब उसे हल कर लेंगे, वह हमारा त्रिघात बहुपद होगा। दोस्तों एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -1 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा की वैल्यू 2 दी है इंटू एक्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 3 दी है। एक्स क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3, यह हमारा त्रिघात बहुपद है। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकरण। दोस्तों जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में यह फार्मूला बहुत मदद करेंगे दोस्तों, जिसमें फार्मूला नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों आप इन फार्मूला को नोट कीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट्स फार्मूला। दोस्तों इन फार्मूला से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों देखिए, नंबर 1 फार्मूला है 2 अंकीय किसी संख्या में दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है तो संख्या क्या होगी। दोस्तों 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक 10x प्लस y। दोस्तों अगर क्वेश्चंस में पूछा जाए कि अंकों को उलट देने पर नई प्राप्त संख्या वो कितनी होगी 10y प्लस x। दोस्तों इन दोनों को हम हल कर लेंगे और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों फार्मूला नंबर हमारा 2 है, यदि किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो भिन्न होगी अंश अपॉन हर, यानी x अपॉन y। दोस्तों फार्मूला नंबर हमारा 3 है, यदि किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु x वर्ष है तो m वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों x प्लस m उन दोनों को जोड़ लेंगे। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाए n वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु क्या होगी तो हम वर्तमान आयु में से पूर्व आयु घटा देंगे, तब हमें व्यक्ति की आयु मिल जाएगी। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर
मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। दोस्तों आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों यह हमारे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला थे, आप यह नोट कीजिए, मैं अगले फार्मूला लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम दूरी निकालेंगे तब होगा चाल इंटू समय, अगर समय निकालें तब वह होगा दूरी अपॉन चाल। दोस्तों फार्मूला नंबर 8 है 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों दो वस्तुएं ए तथा बी एक ही दिशा में गति करती हैं तब बी के सापेक्ष ए की अपेक्षित गति बराबर होगा ए की चाल माइनस बी की चाल। दोस्तों दो वस्तुएं ए तथा बी विपरीत दिशा में गति करती हैं तब बी के सापेक्ष ए की अपेक्षित गति या ए के सापेक्ष बी की अपेक्षित गति बराबर होगा ए की चाल प्लस बी की चाल के। दोस्तों आप इन फार्मूला को नोट कीजिए, मैं अगले फार्मूला लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है, देखिए दोस्तों नाव की चाल इस डायरेक्शन में है और नदी की चाल इस डायरेक्शन में है, तब नाव की धारा के जो प्रतिकूल जो चाल होगी वो होगी x प्लस वाई। इन दोनों की चाल को ऐड कर लेंगे। अगर दोस्तों नाव की चाल इस डायरेक्शन में है और नदी की चाल इस डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तब क्या होगा नाव की धारा के प्रतिकूल जो चाल होगी वो होगी x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों तो हमारा अगला फार्मूला है एक रेलगाड़ी को किसी वस्तु जैसे खंभा, पेड़, मीनार अथवा मनुष्य इत्यादि को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों अगर मान लें यहाँ पर खंभा है एक, ठीक है, यह एक खंभा है और यह एक कार है, ठीक है, कार है। अगर इससे इस खंभा को पार करना है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी। दोस्तों आप तब तक यह फार्मूला नोट कीजिए, मैं अगले फार्मूला लिखता हूँ। दोस्तों हमारा अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 14। एक रेलगाड़ी को अपने समांतर किसी वस्तु जैसे प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग अथवा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में अपनी लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग दोनों के योगफल के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। दोस्तों अगर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है और प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग की लंबाई अगर y है तब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों फार्मूला नंबर हमारा 15 है एक दिन में किया गया काम बराबर होता है 1/, काम करने में लगे दिनों की संख्या। दोस्तों फार्मूला नंबर हमारा 16 है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दोस्तों फार्मूला नंबर हमारा 17 है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। दोस्तों सम्मुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर हों तब हम उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। और दोस्तों संपूरक कोण वे होते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 अर्थात 90 डिग्री हो तब हम उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए और यह हमारे सभी महत्वपूर्ण फार्मूला थे। अब मैं हमारी दो विधियां बची हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, आप यह नोट कीजिए, मैं उन्हें भी लिखकर आपको समझाता हूं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है दो चर वाले दो युगपत समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियां निम्नलिखित हैं। दोस्तों जिसमें हमारी सबसे पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दोस्तों जिसे इंग्लिश में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों विधि नंबर 2 है विलोपन विधि, दोस्तों जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों हमसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि
निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों हमें दो समीकरण दी होंगी और हमसे या तो विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए कहा जाएगा या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम में इस दोनों विधियों पर क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जिसमें हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों पहले हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम चरण 1 में क्या करेंगे, दिए गए दोनों समीकरण को लिखते हैं। यह समीकरण लिखी और यह 2x + 3y = 11, इसे समीकरण हमने 1 मान ली। 2x - y = -1, इसे हमने समीकरण 2 मान ली। दोस्तों चरण नंबर 2 है, उक्त दोनों समीकरणों में से एक को लेकर उसमें एक चर का मान दूसरे चर के रूप में प्राप्त करते हैं। दोस्तों देखिए 2x - y = -1, 2x यह माइनस का 1 इस साइड आया तो प्लस का 1 और माइनस का y इस साइड गया प्लस का y, तो y = 2x + 1। दोस्तों तब तक आप यह नोट कीजिए, मैं अगला लिखता हूँ। तो दोस्तों हमारा चरण नंबर 3 है, चरण 2 से प्राप्त y के मान को समीकरण 1 में रखकर x का मान प्राप्त करते हैं। दोस्तों समीकरण नंबर हमारी 1 क्या थी, 2x + 3y = 11। अब हम इसमें y का मान रख देंगे, तब हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों 2x + 3 × y के स्थान पर क्या रखना है हमें, 2x + 1 = 11, 2x 3 × 2 6x, 3 × 1 3 = 11, 6 और 2 8x + 3 = 11, 8x 11 प्लस के 3 अपोजिट साइड जाएंगे तो माइनस के 3, 8x = 8x, x = 8/8, x बराबर कितना आया 1। दोस्तों चरण नंबर हमारा 4 है, चरण 3 से प्राप्त x के मान को समीकरण 2 में रखकर y का मान प्राप्त करते हैं। दोस्तों समीकरण नंबर हमारी 2 थी, 2x - y = -1। दोस्तों इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे, 2 × 1 माइनस का y = -1, 2 × 2 -y = -1, 2 यह इस साइड आया प्लस का, ठीक है, माइनस का y इस साइड गया प्लस का y, तो y = 3। दोस्तों चरण 5 में क्या है, चरण 3 और चरण 4 से प्राप्त x और y के मान रेखिक समीकरण युग्म के हल है, अतः अवशिष्ट हल x = 1 y = 3। दोस्तों जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो हम चेक कर लें क्या हमने सही निकालनी है। तो हम किसी भी समीकरण 2 या समीकरण 1 में रख कर हम चेक कर लेंगे कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। तो दोस्तों समीकरण 1 क्या थी हमारी, 2x + 3y = 11, तो 2 × x की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस 3 × y की वैल्यू कितनी थी 3, तो 2 × 2 3 × 9 11 बराबर में 9 2 11 यानी 11 = 11। अगर दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए या LHS बराबर आ जाए RHS के, तब हम कहेंगे कि हमारी जो x और y के हमने जो मान निकाले हैं वो सही हैं। अब हम समीकरण 2 से भी देख लेते हैं, 2x - y = -1, यह हमारी समीकरण 2 थी। 2 × x की वैल्यू कितनी थी 1 माइनस का 3 y -1, 2 2 × 2 -3 बराबर -1, यानी 2 में से माइनस के 3 गए यानी -1 बराबर -1। LHS बराबर RHS के है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो हमने x और y के वैल्यू निकाली हैं वो सही हैं। दोस्तों आप तब तक यह नोट कीजिए, अब मैं विलोपन विधि का क्वेश्चन करता हूं। तो दोस्तों हमारी अगली विधि है विलोपन विधि, जिसे हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चंस में इस प्रकार पूछा जाएगा कि निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। दोस्तों समीकरण कौन सी है,
3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6। दोस्तों हल करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, दोनों समीकरण को लिख लेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 इसे समीकरण 1 मान लेंगे। 4x प्लस वाई इक्वल टू 6 इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। दोस्तों हम दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक बराबर कर लेते हैं। दोस्तों हम समीकरण सेकंड से y के गुणांक और यहाँ पर y के गुणांक बराबर कर लेते हैं। तब लिखेंगे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जो y के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2 से मल्टीप्लाई हुई है यानी 8x प्लस 2y इक्वल टू 6 दूनी 12। दोस्तों अब हम इस दोनों समीकरण को हल करेंगे तो इसके अपोजिट चिन्ह लगाने होते हैं, यानी अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। 8x पर अगर प्लस है तो क्या आएगा माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। अब 2y प्लस के 2y माइनस के यह कट गए, 3x प्लस के 8x माइनस के तो कितने बचे, माइनस का 5x, माइनस के 12 में से 7 गए, माइनस के 5 यानी माइनस के 5x इक्वल टू माइनस के 5 यानी माइनस के x इक्वल टू माइनस के 5/5, माइनस के x इक्वल टू माइनस का 1 अर्थात x बराबर 1। माइनस से माइनस दोनों साइड कैंसिल हो गया। तो दोस्तों हम इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। दोस्तों x का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2 कौन सी है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 6। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 इंटू 1 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी वाई इक्वल टू 6, अपोजिट साइड 4 जाएगा माइनस का यानी वाई इक्वल टू 2। अतः अवशिष्ट हल x बराबर 1 है और y बराबर 2 है। दोस्तों हम फिर चेक कर लेंगे कि जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या नहीं। समीकरण 1 से देखें, 3x प्लस 2y बराबर 7 है। अगर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 7 यानी 4 और 3 7, 7 बराबर 7 यानी LHS बराबर RHS आ गई। अतः जो हमने हल निकाले हैं x और y के वो सही हैं। दोस्तों ऐसे ही समीकरण हमने 2 से चेक कर लिया। दोस्तों यह हमारे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी फार्मूला थे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस में यूज होते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं चैप्टर 1 के वास्तविक संख्याएं के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है जो क्वेश्चंस में यूज होते हैं, अगर आप चाहते हैं उसकी वीडियो देखना तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आने वाले सभी वीडियो को देखना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।